नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज हमारे साथ हिंदी के बहुत अच्छे कवि, समकालीन हिंदी कविता के सबसे अच्छे कवियों में से एक प्रभात हमसे बात कर रहे हैं। प्रभात जी ने इसमें 3-4 शहरों के बारे में बात की है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने जयपुर और सवाई माधोपुर इन 2 शहरों के बारे में बात की है। इन शहरों की स्मृतियाँ उनके मन में कैसी हैं, वे इन शहरों को कैसे याद करते हैं? आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैंने कोई ऐसे कस्बा और शहर देखा तो वो देखा था महुआ। महुआ जो कि भरतपुर जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है। और तब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। छोटा सा कस्बा था, बड़ा मतलब मेरे लिए तो रोमांच ही था। मैं क्योंकि उसके पहले के 5-6 वर्ष मेरे गांव में ही गुजरे थे। तो गांव की दुनिया अलग होती है, शहर की अलग होती है। तो वहीं मैंने उस समय ट्रैफिक देखा, वहीं दुकानों पे बजते वो देखे गाने पहली बार। ये बात होगी लगभग सन 76-77 की बात होगी, या 77-78 की, 77 की, उस सन की बात है। तो होटल पहली बार देखा, होटल पे खाना खाना, डॉक्टर पहली बार देखा मैंने। मतलब सभी चीज़ें पहली बार जो शहर कस्बा में दिखाई देती वो मैंने देखी। और हम बड़ी एक दिलचस्प जगह में रहते थे, राम बाबू की बगीची जिसे कहते थे। उसमें कई कोठरियाँ बनी हुई थी, उनमें से एक कोठरी में मैं और मेरा भाई रहते थे, पिताजी। वहाँ पे लोग, वहाँ एक कुईं थी, तो उस कुईं पे लोग नहाने के लिए आया करते थे शाम को, जो 100 150 बाल्टियों का स्नान किया करते थे। और पीछे भट्टे चलते थे, चूना भट्टे उस ज़माने में। और मैं देखता था वहाँ पे कुएं के आसपास ही बियर की बोतलें पड़ी हुई है। वो अब मुझे समझ में आता है कि वो क्या था। तो उस ज़माने में भी मतलब शराब का चलन, और भंग, वहाँ पे शिव का मंदिर था तो लोग भंग पीने भी आते थे, भांग पीते थे। वो ये मुझे, मैं ये सब चीज़ें अब रोमांचित करती हैं, तब मैं उनको देखता था और वो केवल ऐसे देखता रहता था। उस तरह की चीज़। चूल्हे पे हम रोटी किया करते थे, भाया रोटी बनाते थे। तो हमारे जहाँ हम रहते थे, भाया जहाँ नौकरी करते थे पोस्ट ऑफिस में, उसके पास में ही वहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल था। उस स्कूल में जो प्रिंसिपल थे, उनके पास उस ज़माने में बच्चों की पत्रिकाएँ आती थी, और वो चंपक आती थी, जिसको अब मैं कोई अच्छी पत्रिका नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो 25 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है मतलब। लेकिन वो आती थी, मेरे लिए तो वो बड़ा कौतूहल का विषय हुआ करती थी। और तो चूँकि पोस्ट ऑफिस में ही वो पैकेट आता था, तो मैं उस पैकेट में से एक निकाल लेता था और पढ़ता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था उसमें, उसको पढ़ना मुझे। फिर जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये देखा कि इसको पढ़ने में चाव है, तो वो एक मैगज़ीन मेरे लिए मुफ़्त छोड़ जाते थे। तो ये मेरे लिए बड़ी एक, हालाँकि पढ़ के लौटानी होती थी, पर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तो महुआ में एक मिडवे है, तो पहली बार मैंने अंग्रेज़ भी वहीं देखे, गोरे लोग भी वहीं देखे, क्योंकि वो मिडवे में रुकते थे। वहाँ पे सिगरेट पीना, चाय पीना ये सब करते थे, तो पहली बार अंग्रेज़ वहाँ देखे। और ये जो मुख्यमंत्री थे उस समय, मोहनलाल सुखाड़िया। तो हम हमारे मतलब घर पे तो चाय-वाय का चलन था नहीं, होटल पे ही चाय पीने जाते थे। तो सड़क के इस तरफ वो बगीची थी जिसमें रहते थे, सड़क के दूसरी तरफ होटल वगैरह बाज़ार थे। तो एक ग्रोवर चाचा की होटल थी। तो ग्रोवर चाचा की होटल पे भाया और मैं सुबह-सुबह चाय पीने जाते थे। सर्दियों के दिन की बात है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, मुझे इतना ही याद है कि वो आए, कार से उतरे, आए, तब बहुत तामझाम लेके मुख्यमंत्री नहीं चला करते थे। साधारण उसमें ही जो वो थे, मतलब बहुत लोग भी साथ नहीं थे, या थे मुझे याद नहीं ज़्यादा। पर घटना ये हुई कि मैंने चाय का वो ग्लास का पानी जो है वो ऐसे फेंका, तो उसके छींटे उन पे जा पड़े। तो मेरे भाई ने मुझे बुरी तरह से डाँटा
क्योंकि कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ मतलब एक साधारण चाय की दुकान पे उनके छींटे पड़ जाएँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 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 बच्चे को डाँटने की ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ कहा, इस घटना को काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के मेरे भाई सुनाते हैं, मैं वो नहीं सुनाना चाहूँगा। तो लेकिन वो अभी भी वो सुनाते हैं, तो मुझे सुन के वो थोड़ा रोमांच होता है उस घटना को कि ऐसा भी घटना घटित हुई। और वो छोटा एक कस्बा था और उसकी दुनिया मतलब मेरा भाया का परिचय तो ख़ैर सबसे ही था, वो पोस्टमैन थे, उस समय चिट्ठियाँ बाँटते थे तो पूरा बाज़ार और सभी लोग जानते थे। लेकिन लोगों में काफ़ी प्रेम और काफ़ी उदारता जिस जैसी चीज़ थी, जैसे कि वहाँ के एक सरपंच थे, कृपाशंकर था नाम शायद, तो उनकी दुकान पे एक बार हम ऐसे ही चले गए, तो उन्होंने मुझे शर्ट ही गिफ्ट कर दी। तो मतलब इस तरह के, अब सोचो मतलब मैं 2 नेताओं का ज़िक्र किया आपसे, दोनों में मतलब कितनी वो एक तरह की सामान्य मानवीयता जो है वो थी, मतलब आज आज ऐसे उम, उदाहरण मिलना थोड़ा मुश्किल है मतलब, क्योंकि किसी नेता के जाओ तो ही आपको कितना पूछ-पाछ के, कितने फ़ोन लगा के जाने कैसे मिलने जाना पड़ता है, लेकिन तब ये एक सामान्य बात थी। तो वो हाँ, एक और घटना याद है मुझे, वो भी मज़ेदार घटना है। वो ऐसे है कि चूँकि इमरजेंसी लगी थी, है ना? और 77 का वो चुनाव हो रहा, वही चुनाव हो रहा होगा मतलब, है ना? मैं याद कर सकता हूँ। तो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के वो थे नेता। अ, तो हम लोग कांग्रेस वो पोस्टर वगैरह छपते हैं, बँटते हैं, तो हम बाबू जगजीवन राम का एक पोस्टर, वो बड़ा-सा पोस्टर था, वो ले आए थे, ऐसे ही मतलब कोई वो नहीं था। तो लाके हमने ऐसे ही घर पे पटक रखा था, एक तख़्त पे वो पड़ा हुआ था। तो जो राम बाबू थे, हमारे बगीचे के वो जो मालिक थे, वहाँ के बड़े सेठ थे, पैसे वाले। वो उस समय दूसरी पार्टी के थे, शायद मोरारजी देसाई वाली पार्टी के थे। तो उन्होंने वो पोस्टर को देखा तो देखते ही ऐसे फाड़ दिया उसको। तो एक वो घटना। तो और उस समय गाने चला करते थे, वो भी मुझे याद है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो गाने चलते थे, इंदिरा तेरे या शासन ने भारी कर दई तंगी, गयो वालमा चीनी लेवे कर डारी नसबंदी, है ना? इस तरह के भी थे। और चूँकि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय नसबंदी का एक वो चलन वो था। दूसरे गाने ऐसे भी थे मतलब कि इंदिरा लाओ देश बचाओ ताते है जाए बेड़ा पार, ऐसे भी गीत बजते थे, इंदिरा के पक्ष में बजते थे। तो वो उस तरह की ही चीज़ें याद है। दूसरा ये कि मेले ज़बरदस्त हुआ करते थे उस ज़माने में, गाँव में, कस्बों में। तो आस-पास कहीं कोई मेला भरता होगा तो मैं देखता था कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कितने उत्साह से नाचते, गाते हुए जा रहे हैं मतलब, है ना? तो वो ही मतलब लोगों के मनोरंजन का, खरीदारी का वो एक पूरा वो हुआ करता था। साल में 1 बार लोग खरीदारी करते थे। आज तो रो खरीदारी करने के अलावा कुछ करते ही नहीं हैं, है ना? तो वो एक मज़ेदार बात थी मतलब कि क्या उत्साह रहता था। मतलब आप साल भर किसी चीज़ को खरीदने का इंतज़ार करो और साल भर में मेले में फिर उसको खरीद लाओ और फिर वो साल भर देखो, इस बार साल भर वो याद भी आती रहती थी, अरे ये मेले से लाए हैं। कोई भगोनी लाता था, कोई मिट्टी के बर्तन लाता था, कोई बाँस की लाठी लाता था, कोई क्या मतलब कोई भैंस की बाँधने के लिए साँकल लाता था, कोई जेवड़े न जाने क्या-क्या चीज़ें, बड़ी अनोखी-अनोखी चीज़ें मिला करती थी तो। तो वो एक किस्म की यादें महुआ की है। अच्छा, उसके बाद तो मैं फिर वापस 1 साल के लिए गाँव आ गया, फिर मैं फुलेरा गया। और फुलेरा भी मेरे लिए बड़ा रोमांचक कस्बा था। मैंने एक अ, मतलब वहाँ की स्मृतियों को लेके कहानी भी लिखी है। तो हॉस्पिटल में कई बार जाना था। मेरी ये जो चोट लगी है, ये वहीं लगी है फुलेरा में, है ना? तो इस सिलसिले में मुझे 1 महीने तक लगातार पट्टी करवाने वहाँ जाना पड़ता था हॉस्पिटल। तो आप देखिए मतलब पूरा स्टाफ़ कैसे काम करता था, है ना? पट्टियाँ बहुत नहीं होती थी तो वो नर्स बोलती थी कि आप ये पट्टी को अगले दिन धो के लाना, 2 पट्टी देती थी।
इस पट्टी को अगले दिन धो के लाना और उसको फिर बाद में उसी पट्टी को वो बाँधती थी। तो एक तरह से ये कितनी एक तरह से बचत भी थी, है ना? और वो पूरी दवा और सारा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से होता था, डॉक्टर अच्छे से बैठते थे। प्राइवेट तो मेरे को याद ही नहीं कि कोई मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल देखा भी और सबके लिए वही थे, ये कितनी अच्छी बात है ना? आज तो हर आर्थिक आय के स्तर के अनुसार हॉस्पिटल हो गए हैं, इतनी श्रेणियाँ हो गई है हॉस्पिटल्स की। लेकिन तब वो लगता था हाँ, ये राज्य का ही है और इसमें काम भी हो रहा है। तो वो एक अच्छी बात थी। मतलब ये मैं अब कह रहा हूँ उस बात को याद करके, है ना? तो वो भी एक अच्छी याद है। फुलेरा के बाद फिर किन शहरों में, किन बड़े शहरों में जाना हुआ जहाँ आप लंबा रहे? फुलेरा के बाद 1 साल मैं जयपुर रहा और फिर अब आगे फिर दौसा रहा लेकिन अ, 12वीं के बाद में मैं जयपुर आ गया और जयपुर में मेरा लंबा समय बीता। और एक तरह से जयपुर में आके ही कई तरह की चीज़ें मेरे लिए खुली। उससे पहले दौसा में रहते हुए मुझे पढ़ने का शौक तो हो गया था और मैं काफ़ी मतलब रद्दी वाली किताबें भी तोल के भाव से खरीद के और वो पढ़ता था। लेकिन जयपुर में आके पहली बार मैंने लाइब्रेरी देखी। राजस्थान कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था, तो वहाँ पे लाइब्रेरी देखी और लाइब्रेरी में पहली बार कि ऐसी भी किताबें होती है। तो विलियम बटलर ईट्स की किताब का अनुवाद मैंने राजस्थान कॉलेज की लाइब्रेरी से लेके पढ़ा। रामविलास शर्मा की किताब विराम चिन्ह मैंने पहली बार पढ़ी और मैं हतप्रभ रह गया कि यार ये तो कितनी मज़ेदार किताब है और क्या। तो तभी और फिर यहाँ पे दोस्त बहुत ही अच्छे मिले मुझे। हिमांशु पंड्या जो कि आज आलोचक हैं, वो यहीं मिले कॉलेज में। और मनोज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और साहित्य के ज़बरदस्त वो पाठक हैं, मतलब आज भी वो, अभी तो वो आईएएस हैं, कर्नाटक में हैं। तो विश्वम्भर जो कि आपके लखनऊ में ही रहते हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये दर्शन के विद्यार्थी थे। प्रमोद पाठक जो कि कवि हैं, देवयानी भारद्वाज जो कि कवयित्री हैं। तो हम सब ये इस राजस्थान विश्वविद्यालय में हम सब साथ थे और इन दोस्तों की संगत का ही फ़र्क था कि साहित्य धीरे-धीरे समझ में आने लगा। और उससे पहले मैं जो फ़िल्मी गाने टाइप कविताएँ किया करता था, वो बंद हुई। असल में मैं तो ऐसी कविता किया करता था कि इधर से हीरोइन आएगी, ये लाइन गाती हुई आएगी, इधर से हीरो ये लाइन गाते हुए जाएगा। मैं तो रेडियो सुनता था, गाने सुनता था और उसी को कविता समझता था। मंच की कविताओं को कविता समझता था। पहला सही मायने में जो कवि है वो मैंने बच्चन जी को पढ़ा और बच्चन जी को पढ़ा तो उनका प्रभाव इतना पड़ा कि वो उनके सारे संग्रह मैंने मँगवा लिए उसी समय राजपाल सिर पढ़े। ख़ैर, तो राजस्थान कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय, इसका जो दौर रहा 5 साल का, वो बहुत ही रोमांचक दौर रहा। हम साहित्य पे रचनाएँ लिखते थे, तब लगभग सभी दोस्त लिखते थे। कविताएँ लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं और उन पे बहस करते थे, बातें करते थे। ज़बरदस्त बातें हमारी होती थी और संयोग से हमें अध्यापक भी हमारे जो शिक्षक थे वो भी बहुत अच्छे मिले। उस समय पढ़ाई होती थी। राजस्थान कॉलेज में केवल छात्र राजनीति नहीं होती थी, पढ़ाई भी होती थी। तो रवि श्रीवास्तव जो कि जेएनयू से आए थे वो हमारे आलोचना पढ़ाते थे वो हमें। हम उनसे भी और वो उनसे ऐसा दोस्ताना संबंध हो गया था कि वो हमारे कमरे पे आ जाया करते थे हम दोस्तों के साथ। हमारे साथ बैठा करते थे, गपशप किया करते थे, बातें किया करते। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान कर के हमने मुक्तिबोध को पढ़ा हुआ है। और तो क्योंकि आम तौर पे लोग इतना नहीं पढ़े हुए मिलते थे छात्र जो कि बेचारे, खास तौर से उस समय। हाँ, ख़ास तौर से उस समय। तो वो एक चीज़ रही। विश्वविद्यालय का जो माहौल था वो कमाल का माहौल था। ये कब की बात है? ये बात है मतलब 91 से 95 का ये दौर है ना? तो हाँ, एक राजनीति शास्त्र की हमारी मैडम थी शीला राय मैडम। इतना कमाल ढंग से वो राजनीति पढ़ाती थी कि
और जो क्लासेज के बच्चे होते थे वो भी उन्हीं की क्लास में आ जाते थे, तो हॉल खचाखच भर जाता था और ज़बरदस्त उनका हम पढ़ाने को सुनते थे, देखते थे। तो अ, वो राजनीति विज्ञान पढ़ाने में काफ़ी वो कुशल थीं और बहुत अच्छे से पढ़ाती थीं। ऐसे ही एक पाई सर थे, विशंबरनाथ पाई, वो दर्शन तर्कशास्त्र पढ़ाते थे दर्शन विभाग में। तो हमारे ये 2 दोस्त विशंबर और मनोज ये दर्शन के विद्यार्थी थे। तो वो बताते थे कि वो इतनी-इतनी किताबें लेके क्लास में आया करते थे और बड़ी मेहनत से वो पढ़ाते थे। और और ऐसा होता था कई बार तो कि रात को 12 बजे हम यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे ही घूमने निकल गए। तब ऐसी बंदिशें नहीं थी, बाहर जगह-जगह पुलिस नहीं टोकती थी। आराम से जयपुर में कहीं भी आप रात को 12 बजे भी घूम सकते हैं। आज वो संभव नहीं है। तो हम घूमते रहते थे अमलतास के पेड़ों के नीचे, चाँद के नीचे, यूनिवर्सिटी कैंपस बड़ा अच्छा लगता था। तो हाँ, तो विशंबरनाथ पाई साइकिल चलाते हुए वहाँ मिल जाया करते थे और वो केवल नींद उड़ाने के लिए वो साइकिल चलाने आया करते थे, वापस जाके फिर वो पढ़ा करते थे। तो ऐसे-ऐसे हमारे शिक्षक जो हैं प्रोफ़ेसर उस ज़माने में थे। यशदेव शल्य जो कि भाषा के और दर्शन के विद्वान हैं, वो यहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय थे। उस समय शायद वो रिटायर हो गए थे और एक और बड़े प्रोफ़ेसर जो उनका बहुत बड़ा नाम है दर्शन शास्त्र में मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ प्रोफ़ेसर बहुत बड़ा नाम है उनका असल में। नाम मैं फ़िलहाल भूल रहा हूँ। तो वो और राजेंद्र मोहन भटनागर वो भी दर्शन के और वो हम छात्र कभी भी उनके पास चले जाया करते थे और बातें किया करते थे। बहुत मज़े से आराम से समय देते थे, खूब बातें करते थे और समझाते थे चीज़ों को। हाँ, दया कृष्ण, प्रोफ़ेसर दया कृष्ण जो कि माने हुए दर्शन शास्त्री हैं और देश-विदेश में व्याख्यान देने के लिए जाया करते थे। उनसे भी हमारे ये दोस्त मिलने जाया करते थे, बातें किया करते थे। तो ये एक सच में एक जैसे माहौल था मतलब पढ़ने का, सीखने का, समझने का, है ना? अ, रवि श्रीवास्तव से आलोचना पे खूब बातें होती। वो लो रामविलास शर्मा के फ़ैन थे, तो उन्हीं की वजह से बदौलत हम रामविलास शर्मा को तब लगभग जितनी भी किताबें मिली पढ़ डाली उनकी, है ना? तो वो एक बहुत ही कमाल का हमारा समय था। उस समय में हम और जब एक ग्रुप जैसा हमारा बन गया 7-8 लोगों का तो नुक्कड़ नाटक किया करते थे। विश्वविद्यालय में नुक्कड़ नाटक किया हमने और बाद में फिर रंगमंच पे भी एक नाटक किया हमने, स्टे नाटक किया। तो ऐसे वो बहुत ही ऊर्जा का और कमाल दौर रहा जब हम कविताओं को समझ रहे थे, आलोचना को समझ रहे थे, दर्शन को समझ रहे थे। ये सब गतिविधियाँ और तमाम गतिविधियाँ कर रहे थे तो ऐसा ही माहौल उम, पूरी यूनिवर्सिटी में था, सारे स्ट्रीम्स में? पता नहीं और जगहों का लेकिन हमारा एक ग्रुप बन गया था और हमारे अंदर तो ये था और फिर यहाँ के साहित्यिक जगत से हमारे ग्रुप की भी एक पहचान हो गई थी कि चूँकि हिमांशु की कहानियों में रुचि थी, कहानी आलोचना में रुचि थी तो डॉक्टर सत्यनारायण सबसे पहले उसको कभी एक बार रिक्शे में घूमते मिल गए, किसी प्रकाशन पे मिले थे वो, फिर वो साथ-साथ रिक्शे में घूमे तो उनसे परिचय हो गया। फिर यहाँ के और साहित्यकारों से परिचय हो गया, कल्पित थे और तमाम लोग थे। तो और उस समय जो जयपुर में साहित्य के बड़े अच्छे आयोजन भी मतलब उसके बाद उस तरह के आयोजन देखने को लगभग नहीं मिले कि यहाँ के 2 कवियों को पहल सम्मान मिला, विजेंद्र को, तो ज्ञान रंजन अपनी टीम के साथ आते थे, पहल सम्मान देते थे, व्याख्यान होते थे। और उस ज़माने में मेरा ज्ञान रंजन जी से पत्राचार शुरू भी हो गया था। तो जब वो दूसरी बार ऋतुराज को पहल सम्मान देने आए, तब उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आते ही पूछा कि प्रभात कौन है? तो वो और ज्ञान जी ने मुझे बहुत ही चाहा मतलब हमेशा ही। बाद में मतलब कई साल तक तो वो मेरी कविताएँ लौटाते रहे लेकिन चाहते बहुत रहे और बाद में उन्होंने मेरे से माँग-माँग के भी छापी और ऐसे समय में भी छापी कविताएँ मेरी कि जब मेरे पास कविताएँ नहीं होती थी,
तो कहती थी तुम्हारे पास कहते थे कि तुम्हारे पास कुछ होगी डायरी वायरी में देखो और उनको सही करके भेजो मेरे पास। और तो वो बहुत ही प्रेम करने लगे। तो अ, और उनको हम पढ़ते भी थे, उनकी कहानियों को पढ़ते थे, उन पे बातें करते थे। तो एक तरह का अकेलापन दूर हो गया और बल्कि हम अ, लगभग पूरे समय साथ रहा करते थे, लगभग दिन-रात। कुछ दोस्त तो कि एक-दूसरे के कमरे पे ही सो गए, वहाँ गपशप कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन दिनों जयपुर में और भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि मैंने सबसे बड़ा जो कवि सम्मेलन देखा, वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही देखा और उसमें नीरज आए थे और नीरज ने रात के 12 बजे और रात गहरा रही है, लाखों की भीड़ है मतलब और वो गा रहे हैं, कारवां गुज़र गया गुबार देखते रहे। क्या कमाल मतलब, अद्भुत वो उन्होंने। जबकि वो कितने बड़े गीतकार हैं, उनके अनेक गाने मतलब भारतीय जनता की स्मृतियों में हैं। वो थे, संतोष आनंद थे। संतोष आनंद भी मुझे बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं मतलब, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। तो उन्होंने भी वही आधी रात को वो गीत गाया, दिल दीवाने का डोला, है ना? हालाँकि वो एक अलग तरह से उन्होंने गाया था। माया गोविंद थी, वो आई थी, उन्होंने गाया। तो इतना बड़ा कवि सम्मेलन, वो आखिरी कवि सम्मेलन था जो कि सुनने, सराहने लायक था। उसके बाद तो कवि सम्मेलनों का पतन हो गया और क कविता वहाँ से गायब हो गई। मतलब बच्चन मंच के बड़े कवि थे, मंच के भी और वैसे भी, और नीरज उसके बाद में मंच की कविता जो चुटकुलेबाजी और फालतू की चीज़ों में चली गई। तो वो भी एक बड़ी स्मृति है। दूसरा अ, उसी समय एक बार जगजीत सिंह यहाँ आए और उन्होंने रामनिवास बाग में, और तब भी बहुत बड़ी तादाद में खचाखच वो रामनिवास बाग का जो मैदान है, वो भर गया था और उन्होंने क्या रात भर गज़लें सुनाई। इसी तरह से एक बार एक क्लासिकल गायक जो है ना अपने पंडित भीमसेन जोशी और उनके ही साथ के एक और गायक, नाम भूल रहा हूँ, पर उनके गीत मतलब उनका गायन हमने यहीं सुना। एक बार किशोरी अमोनकर को सुना। तो जयपुर में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखी। जवाहर कला केंद्र बाद में बन गया था, रवींद्र मंच था पहले। हाँ, रवींद्र मंच पे ज़िंदगी के मैंने सर्वश्रेष्ठ नाटक उस समय कॉलेज के विश्वविद्यालय के दिनों में ही रवींद्र मंच पे देखे। हबीब तनवीर का चरणदास चोर देखा। असगर वजाद का जिण लाहौर नहीं वेख्या वो जण में ही नहीं। हाँ, वही नाटक हबीब तनवीर ने किया था, जिण लाहौर नहीं वेख्या। और मोहन महर्षि का नाटक देखा। राजेश जोशी का लिखा हुआ तुक्के पे तुक्का नाटक देखा। बहुत बहुत कमाल नाटक देखे उस समय में हमने। वो एक चीज़ यहाँ थी। और राजनीति में एक तरह से वो पहली बार दंगे भी यहीं देखे कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, तो जयपुर में कर्फ्यू लगा, यहाँ दंगे भी हुए, अफ़वाहें फैली, वो एक बड़ा भयानक दौर था। राजीव गांधी को सबसे पहले यहीं देखा, यहीं सुना रामलीला मैदान में। वीपी सिंह को सुना, जो कि मंडल आयोग की वो रिपोर्ट जो है वो लागू उन्होंने कर दी थी। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे विरोध भी उनका यहाँ पे किया, लेकिन वो एक तरह से वो उभार का दौर था मतलब संयुक्त मोर्चाकार, बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। तो इस तरह से बहुत तरह की गतिविधियाँ, पढ़ने लिखने, दुनिया को, राजनीति को, संस्कृति को समझने की, वो जयपुर में एक तरह से आके मिली और माहौल भी मिला। जो शीश महल है यहाँ पे उसमें जो गाना फ़िल्माया गया है, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो वही शीश महल है वो यहाँ। तो उसमें एक तरह से चारों तरफ है कितने नज़ारे, वो वाला लाइन आती है ना, तो उसमें इतने वो शीशे इस तरह से लगे हुए हैं कि आपकी हज़ार तस्वीरें उसमें चारों तरफ दिखाई देती। मतलब आप वो शीश महल में एक दिया जला दो, तो वो चारों तरफ आपको हज़ारों दिए जलते दिखाई देंगे। तो वो है। और बाकी तो ये जयपुर है, बिहारी यहाँ के कवि
यहाँ पे हुए हैं और उनका भी जगह है यहाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर में कहने को और बात करने को। अ, जयपुर के बाद फिर कहाँ गए? हाँ, लंबा कोई शहर? हाँ, जयपुर के बाद लंबा जिस शहर में मैं रहा वो सवाई माधोपुर है। और सवाई माधोपुर में लगभग 10-11 साल वहाँ मैं रहा। सवाई माधोपुर जयपुर की तुलना में जयपुर तो अब तो ख़ैर महानगर ही बन गया, पहले जयपुर भी छोटा था और शांत था। अ अ, सवाई माधोपुर इसकी तुलना में गाँव जैसा है। मतलब वो ठीक से कस्बा मान लो छोटा-मोटा, और बाकी तो क्योंकि वहाँ 2 ही चीज़ें हैं। उम बाकी कोई चीज़ नहीं। एक तो वहाँ का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफ़ॉर्म वो है। जो सवाई माधोपुर जंक्शन है वहाँ से वो यू उसी ट्रैक पे है जो दिल्ली और मुंबई वाला ट्रैक है, उस पे है। दूसरी वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रणथंभौर अभयारण्य। तो वो बहुत विशाल और बहुत न जाने कितने 100 या हज़ार एकड़ में फैला हुआ है, बड़ा जंगल है। और जहाँ पे कि 100 के लगभग बाघ तो हमेशा ही पाए जाते होंगे। तो वो और वहाँ गणेश मंदिर है एक वहाँ पे, रणथंभौर में ही। रणथंभौर का किला है ना? जिस पे अलाउद्दीन खिलजी ने हमला भी किया था। और तो सवाई माधोपुर अ, मतलब एक छोटा-सा कस्बा और बजरिया, उसमें मैं किराए के मकान में रहता था। और तो वहाँ की यादें जो है वो मुझे अपने गाँव की यादों से जोड़ती है, क्योंकि पूरा गाँव का ही इलाका है चारों तरफ, है ना? तो जैसे हमारे मेरे गाँव में दंगल भरते थे गीतों के, लोकगीतों के। और तो सवाई माधोपुर में भी वो माहौल बहुत मिला। तो जहाँ भी दंगल होते थे, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता था सब काम छोड़ के, और जितने भी दिन दंगल चलता, गीत ही सुनता था, लोकगीत ही सुनता रहता था। तो वहाँ पे सीता माता का एक मेला लगता है हर साल, उसमें दंगल भरता है 5-6 2-4 दिन का। तो सब तरह के गीत उसमें गाए जाते हैं, लोकगीत। पद गाए जाते हैं, कन्हैया गाए जाते हैं, सुड्ढा गाए जाते हैं, वो मैं सुनता था। तो वो एक कमाल की चीज़ लगती थी। आस-पास के गाँव में दंगल भरते थे, तो वहाँ चले जाते थे। तो ये याद वहाँ पे टूरिज़्म बहुत है सवाई माधोपुर में, वो सेंचुरी होने की वजह से। तो बहुत सारे होटल हैं तमाम तरह के। पर उसमें मेरी ज़्यादा रुचि नहीं रही, ज़्यादा रुचि रही वहाँ के गाँवों को देखने में। और वो कई गाँव में मैं वहीं कवि विनोद पदरत जो हैं, वो वहीं रहते हैं, सवाई माधोपुर में। और आप ये देखिए कि सवाई माधोपुर की जो प्रकृति का जो वैभव है, जो समृद्धि है और जो सौंदर्य है, उनको उन्होंने जितना आत्मसात किया है और जितना लिखा है, वो उनकी कविताओं में कमाल अद्भुत ढंग से आया भी है। तो और वहाँ के इलाके के गाँव के बारे में भी उन्होंने बहुत कमाल की कविताएँ लिखी है। तो वो सवाई माधोपुर में ही रहते हैं। उनका उनका साथ मुझे वहाँ पे काफ़ी मिला। उनसे काफ़ी गपशप होती थी, बातचीत होती थी, कविताओं पे, प्रकृति पे। मतलब वो सवाई माधोपुर में 200 से ऊपर लगभग 206 या 208 तरह की चिड़िया हैं, देखने को मिलती। और तो वो जब मैं विनोद पदरज जी के साथ में घूमता था, तो वो चिड़ियाओं के नाम बताते थे। उनकी आवाज़, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते थे। वो सुन के मुझे बड़ा रोमांच होता था। एक बार हम ऐसे ही जंगल में हम पैदल घूमने निकल जाते थे, घूमते थे उनके साथ-साथ। तो ये जो पलाश है, जब वो खिलता है, कबीर का एक दोहा है ना कि 4 दिवस क्या कैसे है वो? मतलब एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब ये है कि 4 दिवस फूल के खंखर भया कला पलाश, कि पहले तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो पूरा फूलों का पेड़ बन जाता है।
और फिर वो भी झड़ जाते हैं और खंखर पलाश हो जाता है। तो जब वो पलाश खिलता है सवाई माधोपुर के उस जंगल में, उस सड़क पे आप निकल जाओ तो दोनों तरफ खिला हुआ, तो उसको देख के विनोद जी याद किया करते थे कि इसको जंगल की आग कहा है कवियों ने, है ना? लेकिन मुझे तो ये जंगल की आग नहीं दिखता। तो ऐसे मतलब नेचर को देखते हुए उनसे जुड़ी कविताओं पे भी बात हम करते रहा करते थे। अब वहीं के दलदलों में मतलब खेतों में थोड़े बहुत दलदल मिल जाते हैं। सारस वहाँ पे उम, घूमते हैं। उनके अभी जो नया संग्रह है उसका नाम ही है यत् क्रौच मिथुनादिकम नाम है। तो वो वहाँ की नेचर की वजह से ही है और उन्होंने बहुत कमाल की कविताएँ नेचर को लेके लिखी है, वहाँ के गाँव की तकलीफ़ों को लेके लिखी है। तो उनके साथ घूमते थे। शिवयोगी वहाँ एक दूसरे कवि हैं, वो अलग ही किस्म के कवि हैं। मतलब कुछ तो कवि होते हैं कि लिख के कवि बनते हैं, कुछ होते हैं वो जीवन उनका जीवन ही कवितामय होता है। तो शिवयोगी उस तरह के कवि हैं। कवि, लेखक दोनों ही हैं वो। तो उनके साथ घूमने निकल जाया करते थे। तो वहाँ पे घूमे बहुत, जंगल के आस-पास, जंगल के किनारे तो ऐसे खूब मैं भटकता रहा अकेला भी मैं भटकता रहता था जंगलों में और मेरा कोई दोस्त वहाँ मिलने आया, जैसे आज आप आए यहाँ मिलने, ऐसे सवाई माधोपुर में कोई मिलने आता, तो मैं हमेशा उनको जंगल में ही हम निकल जाते। तो पहाड़ देखते रहते, जंगल देखते रहते। बाद में लोग डराते कि तुम कहाँ चले गए थे, वहाँ तो तेंदुए हैं, ये है। पर वो सुन के बड़ा मज़ा आता और रोमांच होता था। एक और चीज़ जो सवाई माधोपुर की स्मृतियों में जो विशिष्ट चीज़ है, वो ये है कि वहाँ के आस-पास के जो गाँव हैं, उनमें मांडना बनाते हैं। मांडना एक चित्रकारी है, जैसे मधुबनी एक चित्रकारी है अपने बिहार की। मधुबनी ज़िले में वो ख़ास तौर से हुई और बिहार में और जगह भी होती है और उसमें भी 2 शैलियाँ हैं, तांत्रिक शैली अलग है और एक शैली और है। और जिस तरह से अ, तमिलनाडु में कोलम बनाए जाते हैं या महाराष्ट्र में वारली कला है, उसी तरह से यहाँ की ये सवाई माधोपुर के इलाके की जो कि उसको आप मानिए कि सवाई माधोपुर करौली में बहुत कम होता है, सवाई माधोपुर में बहुत अधिक और फिर बूंदी और कोटा के इलाकों तक मांडना कला होती है गाँव में। और वो मांडने इतने अद्भुत होते हैं, इतने सुंदर वो बनाती है वहाँ की स्त्रियाँ, मोर बहुत बनाते हैं उसमें। दीवारों पे भी बनाए जाते हैं और ज़मीन पे। गोबर से पहले दीवारों को मरम्मत करते हैं, लीपते हैं और फिर उन पे मांडने बनाए जाते हैं, जिसमें पशु-पक्षी बनाते हैं, ख़ास तौर से मोर बनाते हैं और ज़मीन के मांडनों पे फूल बनाते हैं। तो वो दिवाली से 1 महीने पहले उन मांडनों के बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब घर की साफ-सफाई, फिर उनको लीपना, लेसना और फिर गेरू और खड़िया के घोल से उन मांडनों को बनाना। तो पूरे गाँव के गाँव आप वहाँ ऐसे देखोगे कि पूरा गाँव कला का आर्काइव लगता है। जैसे जैसे चाँदनी आकाश में खिलती है ना, ऐसे वो गाँव उन माननों से उजास से भर जाते हैं, खिल जाते हैं। इतना कमाल का वो दृश्य होते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं मदन मीणा, कोटा के हैं। उन वो लगभग 15 से 20 साल, हर साल दिवाली पे के दिनों में 15 से 20 दिन हर साल वो गाँव में घूमते और उन्होंने उस कला के फ़ोटोग्राफ खींचे, है ना? और उसी कला पे उन्होंने पीएचडी की, पीएचडी अवार्ड हुई उनको उसी पे और उस कला को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़िबिशन लगाई। भारत में सारी दिल्ली, भोपाल सब जगह उन्होंने उसकी एग्ज़िबिशन लगाई और उस कला को वो सामने लेके आए। और जो सुनीता है अ, वो भी उसी कला की कलाकार थी मतलब पहले से ही थी। तो बाद में मदन के संपर्क में आने के बाद हम तारा बुक्स के लिए मदन ने एक किताब की थी, जो चेन्नई में है तारा बुक्स जो कि लोक कलाओं पे ही उनका ख़ास तौर से काम होता है। तो सुनीता के बारे में उन्होंने उनको बताया, तो सुनीता को उन्होंने बुलाया और फिर एक किताब तारा बुक्स के लिए सुनीता ने बनाई, जो कि कई भाषाओं में फिर उसका अनुवाद हुआ, कोरियन में हुआ। और इस तरह से मांडना कला और देशों में वो फ्रांस में भी पहुँची और इंग्लैंड में भी पहुँची और वो किताब जो है और उसके ज़रिए उस कला के बनाए हुए चित्र
बहुत सारे प्रिंट्स बिकते हैं, आज भी उसकी रॉयल्टी उसके लिए आती है। तो ये जो अ, कला की ये जो विरासत है, अब चूँकि पक्के मकान ज़्यादा बनते जा रहे हैं और वो कला लगभग अपनी समाप्ति पर है। लेकिन हमने उसका एक उस कला का जाते हुए दौर को कम से कम देखा, उसके हम साक्षी रहे। इसका बड़ा मन में एक गौरव होता है। और कि हमने उसको नज़दीक से जाना, समझा, औरतों को बनाते हुए देखा, तैयारियाँ करते हुए देखा और उसपे लिखा भी मैंने थोड़ा बहुत। तो वो एक कमाल की याद सवाई माधोपुर से मुझे मिली। और बाकी दंगल और उन लोकगीतों के दंगलों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। वहाँ जा के मैं गीतों को रिकॉर्ड करता, फिर उनको लिप्यांतरण करता, मतलब उसको लिखता। और तो काफ़ी सारे लोकगीत मैंने इकट्ठे किए। ये मेरे को शुरू से ही शौक रहा। तो वो तो सवाई माधोपुर में इन चीज़ों का बड़ा रोमांच रहा। फिर लोगों से मिलना-जुलना, उनके साथ गाना, है ना? ये सब बहुत सवाई माधोपुर में रहा। इस तरह से मेरे 8-10 साल जो सवाई माधोपुर में गुज़रे, उनकी स्मृतियाँ भी बहुत मतलब गहरी बनी। और वो अनेक तरह से मेरे लेखन में भी आई, बच्चों की कविताओं में, बच्चों की कहानियों में और जो कविताएँ जो मैं लिखता हूँ, उनमें भी। तो ऐसी यादें हाँ, सवाई माधोपुर और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है कि खस का इत्र बनता है वहाँ, खस की टाटियाँ बनती है, इत्र बनता है। और एक बार विनोद पदरथ जी ने मुझे सवाई माधोपुर का जो पुराना जो शहर है, वो घुमाया। तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, दुकानें हैं और वो किस तरह की हैं, बहुत ही और किस तरह से वहाँ पे रात को खाने के बाद लोग उन दुकानें तो बंद हो जाती हैं और वो खाली बाज़ार हो जाता है। फिर रात के खाने के बाद लोग वहाँ जुटते हैं, गप-शप करते हैं। तो वो पुराने शहर की जो तासीर है, वो उन्होंने वहाँ पे मुझे दिखाई। और वो उन घरों को देखना और उसको देखना बड़ा मेरे लिए वो रोमांचकारी अनुभव था। और ये देखिए कि वहाँ पे गद्दी मुसलमान बहुत हैं और वहाँ के अभी जो विधायक हैं वो भी अबरार अहमद हैं, जो कि मुस्लिम हैं। तो वहाँ पे जैसे बाबरी मस्जिद के समय में भी वहाँ दंगे नहीं हुए, है ना? और बहुत ही प्रेम से हिंदू मुसलमानों को एक में एक रहते हुए, मिल-जुल के रहते हुए वो भी वहाँ पे देखा। कभी वहाँ पे ऐसे नफ़रत की बात। लेकिन आज जो डर का माहौल जो बनाया गया है देश भर में और जो ज़हर घोला गया है हिंदू-मुस्लिम का, वो उसका वैसा तो नहीं कि कोई लड़ाई दंगे वहाँ हुए हों, लेकिन मुस्लिमों में एक दहशत तो हो गई। और वो दहशत कई बार जब मैं वहाँ पे फ़ोन पे बातचीत होती है या वहाँ के कोई लोग मिलने आते हैं, बात करता हूँ, तो वो उसकी उस दहशत की गूंज मतलब आहट जो है वो सुनाई देती है। ये एक दुखद पहलू अब जुड़ा है, जो कि अब की राजनीति ने वो जोड़ा है। तो इस तरह से सवाई माधोपुर के पहले क्या है, सवाई माधोपुर का जो जंगल है, उसमें इतनी पाबंदियाँ नहीं थी, लोग आसानी से जंगल में घूम सकते थे, जा सकते थे। लेकिन जब से वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है, आम लोगों का उस जंगल में जाना, जो कि वहाँ के ही लोग हैं, जो कि जहाँ वहाँ के पशु, वहाँ की गाय, वहाँ की भैंसें जो है बारिश के दिनों में मरोड़े खाती हैं, मतलब वो जाना चाहती हैं जंगल में, चरागाह में घूमना चाहती हैं, चरागाह वहाँ जंगल के चरागाह में चर के लौटना चाहती हैं। लेकिन अब ऐसी कानून और उन चीज़ों ने ऐसी दशा बिगाड़ी है कि लोगों को इसके लिए जेल भेज दिया जाता है, उन पे केस लगा दिए जाते हैं, तो उनको अपने पशुओं को बाँध के रखना पड़ता है ना? वरना लोग इस कीमत पर भी कि उनके पास 10-20 भैंसें हैं, 1-2 भैंसों को शेर खा भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रिस्क पे भी वो जंगल में जाते थे, खुद भी जाते थे, भैंसों के साथ रहते थे। एक लेकिन लेकिन अब जैसे ये पर्यटन बहुत बढ़ा है, तो काफ़ी तो लोगों को मना ही कर दी। दूर दुनिया के किसी भी कोने से लोग आके जंगल में मज़े से जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन वहीं के लोगों के लिए वो सुविधाएँ नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपको कैंटर का लगभग ₹600 और या
जिप्सी का ₹1000 चुकाना होता है। इतने पैसे कहाँ लोगों के पास होते हैं, गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मज़दूरों के पास। वो उस जंगल का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन दुनिया भर के तमाम पर्यटक लोग जिनके पास पैसा है, वो उसका आनंद उठाते हैं। तो ये एक अजीब-सी बात मुझे लगती है। तो इस तरह से सवाई माधोपुर की इस तरह की यादें हैं, जंगल की याद, लोकगीतों की याद और मांडना कला की याद, ये 3 प्रमुख यादें वहाँ की। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आपने शुक्रिया।